हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बात करी थी कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार उसे भी आप देख लें, ताकि इस कंसेप्ट की जो एक पकड़ है वो आपकी और बेहतर मजबूत हो पाए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। चूंकि ये बड़ा कंसेप्ट है तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इस वीडियो को, इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी आज हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं और पार्ट 2 इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में, ताकि आपका ये कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। इस वीडियो के हेल्पफुल की हम बात करें तो ये यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बेहतर हो सकता है। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। और साथ ही के साथ सीबीएसई, आईसी के जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों में इकोनॉमिक्स होता है, उन लोगों के लिए भी ये सब जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं उमाकांत आनंद, मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया कॉमर्स सब्जेक्ट में। साथ ही साथ मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का, और एमकॉम एमबीए भी मैंने किया है। पिछले 5 साल से ज़्यादा से मैं हायर एजुकेशन में हूँ और नेट जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बहुत सारे बोर्ड स्टूडेंट को मैंने गाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और हम लोग बात करते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन आप सब जान ही चुके हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन करना जो है वो अपने आप में एक सबसे अहम काम है, और स्टूडेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो ये सबसे मुश्किल भी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन का अगर कुछ मुश्किल सिस्टम है तो वो परफेक्ट उसका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है। इसको हम लोग 3 एरियाज में पढ़ेंगे। यानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट पीरियड का, फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन, और फिर पढ़ेंगे हम लॉन्ग रन। यानी कि 3 तरीके से हम लोगों को प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे कि मार्केट पीरियड क्या होता है। मार्केट पीरियड देखेंगे। मार्केट पीरियड का मतलब क्या होता है कि मार्केट पीरियड एक ऐसा स्पैन ऑफ शॉर्ट टाइम होता है। यानी मार्केट पीरियड एक ऐसा शॉर्ट टाइम होता है जिस शॉर्ट टाइम के अंतर्गत कोई भी सेलर बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी सप्लाई को इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं कर सकता। उसे हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। एक बार मैं शब्दों को रिपीट करता हूं, ध्यान से आप सुनिए, बिल्कुल बात पूरी समझ आएगी। मार्केट पीरियड वो अल्पकाल, वो शॉर्ट पीरियड होता है जिसके अंतर्गत कोई भी सेलर अगर मार्केट की डिमांड बढ़ी हो तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी सप्लाई को इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं कर सकता। उसे हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक वेजिटेबल सेलर अपने घर से 20 केजी पोटैटो लेकर मार्केट के लिए निकला। जब वो घर से मार्केट के लिए गया तो उसका एस्टिमेटेड जो रेट था वो 20 रुपीज़ पर केजी था। अब वो मार्केट जब पहुंचा तो उसने मार्केट में देखा कि आज का जो रेट है वो 25 रुपीज़ पर केजी है। तो एज़ पर लॉ ऑफ सप्लाई, जब रेट बढ़ता है तो हमें सप्लाई को इंक्रीज़ कर देना चाहिए। बट ये सप्लायर इंस्टेंटली अपनी 20 केजी की सप्लाई को बढ़ाना चाहे तो 30 कर सकता है, बट ये 30 नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके घर से लगभग काफ़ी दूरी पर है। तो उस टाइम पीरियड पे वो वापस घर जाके जब सामान लेने जाएगा तब तक मार्केट का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसी टाइम पीरियड को हम बोलेंगे क्या? शॉर्ट मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड की अगर हम बात करें तो ये मार्केट पीरियड कुछ केसेस में कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ केसेस में कुछ दिनों का हो सकता है, और कुछ केसेस में कुछ वीक का हो सकता है। लेकिन मार्केट पीरियड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी घंटों, दिनों और वीक तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। खैर, मार्केट पीरियड को समझने के लिए हम और कुछ थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि मार्केट पीरियड में जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स के केस में। 2 तरीके के गुड्स होते हैं। गुड्स तो बहुत सारे टाइप से होते हैं खैर, बट अभी चूँकि हम लोग जिस टॉपिक की बात करें इसमें हम 2 ही टाइप के गुड्स को कंसिडर करेंगे, एक तो पेरिसेबल गुड्स को और एक नॉन पेरिसेबल गुड्स को। तो पेरिसेबल गुड्स के केस में किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है इसको आपको ध्यान में रखना है। इस चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इस पर आप गौर करिएगा। इसके अंदर देखिए हमने 2 एक्सिस ली हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है एक डिमांड कर्व। आप सब जानते हैं डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और चूंकि पेरिसेबल के केस में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम 20 केजी की लेकर गए हैं यहाँ से पोटैटो वो वही रहेगी। यानी सप्लाई हमने क्या कर दी, इसकी वर्टिकल कर दी। अब आप देखिए इसकी सप्लाई, जब डिमांड इसका ये एस था और इसकी डिमांड इसकी डी थी और सप्लाई एस था, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो कुछ इस जगह पे रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में उस दिन डिमांड जो है इंक्रीज़ कर गई। यानी जब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा होगा तो उस केस में प्राइस ये होगा
और इसका आउटपुट ये होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल एस सप्लाई पर और डी डिमांड पर उसका जो प्राइस आउटपुट था वो कुछ इस तरीके से था कि ओपी था इसका प्राइस, और ओपी प्राइस में इसकी जो सप्लाई थी वो थी इसकी ओ और एस। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। फिर क्या हुआ कि इसका जो डिमांड है वो बढ़ गई, डिमांड इसकी शिफ्ट हो गई डी से D1 पे। जब डी से D1 पे डिमांड शिफ्ट हो गई, क्योंकि सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते, सप्लाई वही है, उस केस में इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ई से E1 की जगह पे शिफ्ट हो गया। इस केस में इसका जो प्राइस है वो देखिए इंक्रीज कर गया। अब इसका जो प्राइस है वो प्राइस इसका कहाँ पे पहुँच गया, अब इसका जो प्राइस पहुँच गया आपका वो पहुँच गया OP1 और इसकी सप्लाई जो हो गई OS, यानी आप ये कह सकते हैं कि OP1 प्राइस पे OS1 जो है इसकी सप्लाई हो गई और ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जाके नया शिफ्ट हो गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें जो प्राइस बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, प्राइस यहाँ पर बढ़ाने में जो फैक्टर काम कर रहा है वो फैक्टर काम कर रहा है डिमांड फैक्टर। यानी इस सिचुएशन के अंदर जो प्राइस बढ़ा है वो सिर्फ डिमांड में चेंज होने से प्राइस बढ़ा। इसीलिए इस केस में हम बोलेंगे कि जो डिमांड है वो क्या है, डिमांड एक्टिव एजेंट है। यानी जब कभी किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होते हैं ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड बट सप्लाई इज स्टिल रिमेन द सेम, इन दिस केस डिमांड इज ट्रीटेड एज एक्टिव एजेंट। आई थिंक इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। ये सवाल कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया है कि डिमांड एक्टिव एजेंट कब माना जाता है, तो उसका ये आंसर था। अब हम बढ़ेंगे दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस यहाँ पर यह है कि इस केस में डिमांड जो है आपकी वो सेम रखी गई है, सिर्फ सप्लाई को चेंज किया जा रहा है। अब ये सिचुएशन कैसे आप समझेंगे, इसमें अगर आप देखें तो बाकी एक्सिस मैंने वही रखी हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये डिमांड कर्व था और ये मेरी नॉर्मल सप्लाई थी। यहाँ ये मेरी नॉर्मल सप्लाई थी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था आपका कुछ इस जगह पे। फिर क्या हो गया कि सप्लाई इसकी इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका आगे शिफ्ट हो गया। इस केस में जो पहले प्राइस था आपका P, वो प्राइस कहाँ हो गया आपका P से P1 की तरफ हो गया। यानी इस केस को अगर आप देखें तो इस केस में जो चेंज हुआ है वो सिर्फ इतना ही हुआ है कि डिमांड आपकी वही है, सप्लाई जो है आपकी बढ़ गई है। तो डिमांड वही है, सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो ऐसे इस सिचुएशन के अंदर जो प्राइस पहले से घट गया, यानी प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो इस केस में सिर्फ सप्लाई की वजह से प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। इस केस में सप्लाई जो है वो क्या है, एक्टिव एजेंट है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सप्लाई जो है इस केस में एक्टिव एजेंट है। खैर, अगर इसी से कंसेप्ट से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। अगर कभी भी कोई भी गुड्स नॉन पेरिशेबल होगा या रिप्रोडक्टिव गुड्स होगा, उस केस में कभी भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व नहीं बन सकती। अब ये पूछा जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चंस कैसे इस टॉपिक से बनते हैं। पूछा जाएगा आपसे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस डिमांड सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। आपके पास ऑप्शन दिया होगा मतलब पेरिशेबल गुड्स, नॉन पेरिशेबल गुड्स। तो अब यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है वो पेरिशेबल गुड्स के केस में, और नॉन पेरिशेबल गुड्स के केस में कैसी होगी आपकी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अगर आप देखें, एक टॉपिक पूछा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिजर्व प्राइस क्या होता है। तो देखिए, जब कभी कोई भी गुड्स नॉन पेरिशेबल नेचर का होता है, नॉन पेरिशेबल नेचर आप समझते हैं, नॉन पेरिशेबल का मतलब वो गुड्स जो जल्दी ख़त्म समाप्त नहीं होते हैं, यानी जब हम हिंदी में बोलते हैं जल्द नाशवान वस्तुएं, वो वस्तुएं जिन्हें आप स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन पेरिशेबल। तो नॉन पेरिशेबल गुड्स के केस में हमेशा उस गुड्स का अपना एक रिजर्व प्राइस होता है। यानी नॉन पेरिशेबल गुड्स को कभी भी आप सस्ते में नहीं बेचते हैं। सस्ते में आप क्यों नहीं बेचना चाहते हैं, उसके पीछे कारण ये है, जैसे कोई नॉन पेरिशेबल गुड्स है जिसको बनाने की कॉस्ट है 20 रुपीज़। अब आप कभी किसी भी केस में इस प्रोडक्ट को मान लो 1 रुपया प्रॉफिट लेंगे तो 21 रुपये से नीचे आप नहीं बेच सकते हैं। तो यानी वो मिनिमम प्राइस जिस पर एक सेलर उससे नीचे प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, उसे हम बोलते हैं रिजर्व प्राइस। अब हम बात करेंगे कि जो प्राइस डिटरमिनेशन होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड में कैसे होता है। अभी लॉन्ग हम लोगों ने बात करी थी मार्केट पीरियड की, अब हम वापस आ रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड पे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड एक्चुअली होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड के अंदर एक सेलर अगर मार्केट की डिमांड बढ़ी हो तो अपनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए अपने सारे वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करता है और अपने सारे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट टर्म पीरियड।
मैं रिपीट करता हूँ, एक बार फिर से आप ध्यान से सुने। शॉर्ट टर्म पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड के अंदर एक सेलर या एक प्रोड्यूसर बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाने के लिए अपने वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करता है, और वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करके अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करके बढ़ी हुई डिमांड का फ़ायदा उठाता है। उसे हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट टर्म पीरियड। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो शायद बेहतर समझ आएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक स्वीट शॉप वाले का। मान लो एक स्वीट शॉप है जिसका ऑन एन एवरेज डेली का जो सेल है वो 50 kg स्वीट्स की है, यानी 50 kg की मिठाई जो है वो डेली एक सेलर, एक मिठाई वाला बंदा बेच देता है। फेस्टिवल के टाइम पे उसका एक एस्टिमेट है कि अब लगभग अगले 3 दिनों तक या 4 दिनों तक उसकी जो सेल होगी वो 100 kg होगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 50 kg की जगह सेल 2-3 दिन तक 100 kg होगी तो वो तुरंत जाके एक नई दुकान खरीद लेगा, नई दुकान किराए पर ले लेगा। ऐसा फिलहाल नहीं होगा, वो दुकान नहीं लेगा। इस केस में बंदा क्या करेगा कि उसके पास जितने भी बर्तन हैं मिठाई बनाने के, जो लेबर हैं लेबर 2-4 बढ़ा लेगा, उसके पास जितनी भी जगह है उसका फुल यूज़ करेगा, हर जगह पे चीज़ों को इस्टेब्लिश करेगा। ज़रूरत पड़ने पर अपनी दुकान के इंस्टॉल जो है वो थोड़ा सा रोड तक पहुंचा देगा, यानी कि जो फुटपाथ होता है वहाँ तक पहुंचा देगा। और ये सब यानी कि अपनी अवेलेबल चीज़ों का फुल यूज करके 100 kg मिठाई बना के वो 3-4 दिनों तक सेल करके उस बड़ी डिमांड का फ़ायदा उठा लेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट टर्म पीरियड। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर सप्लाई कर्व जो होता है वो कैसा होता है? इलास्टिक होता है। ये देखिए, मैं ज़्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको इस कंसेप्ट की बारीकियों को बता पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बारीकियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसेप्ट की बारीकियों को समझें। देखिए, बिल्कुल गौर करिएगा, एग्ज़ाम को क्लियर करना और एग्ज़ाम के लिए कंसेप्ट आना दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं। कंसेप्ट बहुत लोगों को आता है बट एग्ज़ाम बहुत लोग नहीं क्लियर कर पाते। एग्ज़ाम सिर्फ वही क्लियर करते हैं जिन्हें कंसेप्ट की बारीकियाँ आती हैं। तो बारीकियों पर आपको काम करना है। कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत अगर डेप्थ में आपने पढ़ा तो बहुत ईजिली आंसर कर पाएंगे। अब मैं इलास्टिक की बात कर रहा था। सप्लाई कर्व इलास्टिक आखिर क्यों होती है शॉर्ट टर्म के अंदर? शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर क्या होता है कि जब आप प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में आपकी जो डिमांड होती है वो कम पड़ जाती है। जब आप प्राइस को घटा देते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ती है। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है वो डिमांड पर आसानी से होता रहता है। इसीलिए इस केस में आपकी जो सप्लाई कर्व है वो इनइलास्टिक है। सप्लाई और डिमांड दोनों पे अप्लाई होगा। ये तो मैंने डिमांड का एग्जाम्पल दिया। अगर आप सप्लाई की बात करें तो सप्लाई भी, अब चूँकि सप्लाई को भी एक बार ठीक से समझ लें। जैसे अभी मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मान लीजिए मिठाई की रेट बढ़ रहे हैं या उसकी डिमांड बढ़ रही, तो आप सप्लाई को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अगर उसकी सप्लाई मांग घट जाएगी, रेट घट जाएगा, तो आप क्या करेंगे? सप्लाई को कम कर लेंगे। यानी दोनों केसेस में जो लॉ है प्रॉपरली अप्लाई होगा। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम जो है कैसे होता है, उसकी क्या कंडीशन होती हैं। तो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम होने के लिए 2 बेसिक कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है द सेकेंड नेसेसरी कंडीशन कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। 2 कंडीशन, ये रामायण कंडीशन है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे मोनोपोली, वहाँ पे भी ये सेम अप्लाई होगा। यानी MC इज इक्वल टू MR, इसे हम लोग शॉर्ट में भी एक बार देख लेते हैं। MC इज इक्वल टू MR और MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो, यानी MC MR को कट करेगा लेकिन नीचे से कट करेगा। ये 2 बेसिक कंडीशन है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, जब हम लोग बात चूँकि परफेक्ट कंपटीशन की कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट टर्म पीरियड में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही हो। जैसे अभी मान लीजिए स्वीट शॉप का मैं एग्जांपल ले रहा था, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही हो। कभी कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, कुछ केसेस में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहां आपको नुकसान भी हो सकता है। स्वीट शॉप वाले का एक एस्टिमेट था कि 100 kg की मिठाई बिक जाएगी। मान लो स्थितियां बदल जाएं और मिठाई 100 kg की ना बिके, तो क्या नुकसान नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। तीनों केसेस होने की पॉसिबिलिटी बनती है। यानी मैक्सिमम 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। या तो आपको क्या होगा इसमें? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट, या होगा आपको इसके अंदर लॉस। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक कर्व के थ्रू समझेंगे और कर्व के थ्रू आपको ये बात बहुत बढ़िया समझ आएगी। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया हुआ है कर्व। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस।
डिज़ाइन बहुत अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आप इससे काम चला सकते हैं। ये हमारा जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और ये हमारा जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व है। इस पर थोड़ी बात करेंगे हम लोग। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, वो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस ही क्यों है? ये कई मरतबा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से मार्केट फॉर्म में हॉरिजॉन्टल होता है आपका डिमांड कर्व? तो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। क्यों होता है वो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, उसके रीज़न ये है कि इस केस के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट के प्राइस सिमिलर होंगे तो उस केस में उसका जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो भी आपका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। छोटा सा एग्जांपल, मैंने हालांकि चार्ट नहीं तैयार किया, मैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये बात आपको समझाने के लिए। 1 मिनट, छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे प्राइस मैं मान लेता हूँ 2-3 प्रोडक्ट में, थोड़ा सा यहाँ पे 4 ही प्रोडक्ट का लेता हूँ। ये इनका प्राइस है, तो इस केस में इनकी जो टोटल रेवेन्यू होगी, इस केस में तो 10 होगी, इस केस में 20 होगी, इस केस में 30 और इस केस में 40। और अगर आप इसके एवरेज की बात करें तो भैया एवरेज तो 10 इसमें भी होगी, 10 इसमें भी होगी, 10 इसमें भी होगी, 10 इसमें भी। अगर आप इसमें मार्जिन रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 10 होगी, इसमें भी 10 होगी, इसमें भी 10 होगी, इसमें भी 10 होगी। ये बात आप अल्टीमेटली समझ पा रहे होंगे कि तीनों केसेस के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी यही प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन ही है, आप इसको प्राइस लाइन समझिएगा। प्राइस, एवरेज, मार्जिन और डिमांड कर्व हमेशा कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन ही नहीं आएगा। अभी आप उदाहरण के थ्रू बात समझ पाए। खैर, अब हम बात करते हैं मार्जिन कॉस्ट। अभी आपने देख लिया, और ये हो गया इसका एवरेज रेवेन्यू। अब ये इसका एक कर्व आपके सामने दे रखा है, एवरेज कॉस्ट। ये बहुत बढ़िया बन नहीं पाया, बट फिर भी ये एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया आपका। ठीक है, पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं इसकी इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम था आपका MC इज इक्वल टू MR। तो MC इज इक्वल टू MR को अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हम लोगों का ये निकला था आपका यहाँ से। ठीक है, और मार्जिनल जो रेवेन्यू है हमारी, MC इज इक्वल टू MR, तो MR हमारा जो है यहाँ से। तो यानी इसका ये जो B पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहाँ पर आपकी MC, MR दोनों बराबर हैं। तो जहाँ पर दोनों बराबर होंगे उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मार्जिन इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। खैर, अभी हमको इसमें देखना है कि इस केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट है या लॉस है। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। 2 चीज़ों पर गौर करें आप। इसमें आपके पास ये जो लाइन गई थी एवरेज रेवेन्यू थी, और ये आपकी जो लाइन थी वो एवरेज कॉस्ट की थी। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट आपकी जो है, ये लाइन है आपकी AC जिस पे लिखा हुआ है ये है, और ये कुछ इस जगह से गई है, यहाँ से। ठीक है, यानी एवरेज कॉस्ट आपकी नीचे है और एवरेज रेवेन्यू आपकी ऊपर है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज बिलो द एवरेज रेवेन्यू। जब एवरेज कॉस्ट कम होगी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो उस केस में हमें होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट समझने के लिए आपको एक चीज़ मैं फिर से बताता हूँ। एवरेज रेवेन्यू यहाँ से थी, एवरेज कॉस्ट यहाँ से थी, ये बात आप समझ गए। तो इस केस में देखा जाए तो जो रेवेन्यू है वो कौन कौन से रेवेन्यू है आपके पास? O, A, B और Q, ये रेवेन्यू है। कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर ये जो एरिया हमारा है ये कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू ODCQ। तो अगर रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस कर दें तो ये जितना डार्क एरिया है आपके पास, ये वाला, ये जो डार्क एरिया आपके पास है, यही इसका प्रॉफिट एरिया है। आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। तो ये था आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट अगर एवरेज रेवेन्यू से ऊपर हो तब क्या होता है, उसको भी आपको समझना रहेगा। अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो, अब सब चीज़ें दोबारा बताने की आवश्यकता कम पड़ेगी, आप पूरी बात समझ चुके हैं। तो ये इसका देखिए था मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एवरेज रेवेन्यू ये था, और इसका एवरेज कॉस्ट इस बार ऊपर से जा रहा है। तो इस केस में एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है आपका और एवरेज रेवेन्यू कम है, तो इस केस में ये जो बॉक्स है आपका ये लॉस का है। अगर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होंगे तो उस केस में होगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तीनों जो इसके बेसिक रूल हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा,
एवरेज कॉस्ट कम होगा तो उस केस में होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो उस केस में होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर अगर एवरेज रेवेन्यू ग्रेट लेस देन एवरेज कॉस्ट तो उस केस में होगा लॉस। आई थिंक तीनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। कुछ एक दो फैक्ट बचे हैं, बस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक दो फैक्ट हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉस से गुजर रही है, उसे लगातार लॉस होता चला जा रहा है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि कोई फर्म लगातार लॉस में है और बिजनेस को कैरी ऑन किया। तो एक फर्म अपने बिजनेस को तब तक कैरी ऑन करेगी जब तक कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होती रहेगी। अगर किसी भी फर्म की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना भी बंद हो जाए तो उस केस में उस बिजनेस फर्म को टेम्परेरी शट डाउन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आप थोड़ा सा समझ लें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस दौरान दो कॉस्ट होती है, एक फिक्स प्लस एक वेरिएबल, तब जाके आपकी बनती है टोटल कॉस्ट। जब आप कुछ दिन बिजनेस कर लेते हैं और अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंच जाते हैं, तो उस केस में आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है। यानी अब आपकी जो कॉस्ट बची है वो कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट। पब्लिकली मान लो कि आपकी कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट है, लेकिन रियल में जो आपकी कॉस्ट अब लग रही है वो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करते समय आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर होती है तो बिजनेस को करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आपको चलाना चाहिए। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर होना बंद हो जाए तो उस केस में हम टेम्परेरी शट डाउन करते हैं और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, इसलिए इस चीज़ को भी जाने रहना जरूरी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के जो भी एकेडमिक के एजुकेशनल वीडियो हैं आप सभी को मिलते रहें। आपने अपना बेशकीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।